आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे जैव अणु, चैप्टर नंबर 14 था। इस चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने क्या क्या आज तक पढ़ रखा था? एंजाइम के बारे में पढ़ा था, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से आपने अध्ययन किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल मैंने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाया था। उस सेल के स्ट्रक्चर में बताया था कि केंद्रक है, केंद्रक में आपने देखा है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, न्यूक्लियोलस है, इनकी हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियस के अंदर। तो इस नाभिक के अंदर जो जेनेटिक कोड है, आनुवांशिक कूट कह सकते हो इसको, आनुवांशिक कूट के लिए, कूट का मतलब होता है कोड, आनुवांशिक कूट के लिए जीन उत्तरदायी है। जीन सभी बच्चों ने नाम सुन रखा है, जीन। हम लोग कहते हैं जीनी इफेक्ट है, उसका स्वभाव ऐसा है, जीनी इफेक्ट है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी, जीनी इफेक्ट है, यानी आनुवांशिक गुण की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो जीन है ये बने किससे होते हैं? ये जीन बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से। ये बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से। अब इस न्यूक्लिक अम्ल की हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल की सबसे पहले जो खोज हुई थी, यह कहना चाहिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिस्चर, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, 1869 में मवाद कहते हैं पस, जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पक जाता है तो उसमें जो गंदगी टाइप की निकलती है उसको हम लोग मवाद या पस के नाम से जानते हैं। तो मवाद या पस, तो मवाद की सेल्स जो थी, उन सेल्स के केंद्रक से इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल कह दो या ये कह दो कि न्यूक्लिक अम्ल को प्राप्त किया, इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिन। तो जो न्यूक्लिक अम्ल यानी अम्ल जो प्राप्त किया था उसका नाम न्यूक्लिक अम्ल नहीं रखा था, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम न्यूक्लिन रखा। अब कुछ समय पश्चात, लगभग 20 साल के पश्चात, 20 साल का मतलब कितना हो गया, 1889 यानी 1889, रिचार्ड अल्टमान नाम के एक वैज्ञानिक आए। रिचार्ड अल्टमान नाम के वैज्ञानिक आए और इन्होंने इसका नामकरण कर दिया और इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। न्यूक्लिक अम्ल, प्रथम जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो हुई थी, न्यूक्लिन नाम रखा गया था। और जो सबसे पहले आपको बताया कि फ्रेडरिक मिस्चर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको मवाद की कोशिकाओं से प्राप्त किया था। ये बात आपको याद आ गई। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल के लिए हमने अभी आपको बताया कि न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के बने होते हैं जीन्स, और जीन्स से आनुवांशिक कूट, अर्थात जीनी इफेक्ट या जीन जो है आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसी का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसमें भी बात आती है न्यूक्लिक अम्ल की डीएनए और आरएनए। सभी लोग कहते हैं डीएनए टेस्टिंग करा लो, तो एक जैसी सेल्स होती है, बेटा की और पिता की एक जैसी सेल्स होती हैं, मदर्स की सेल्स एक जैसी होती है। तो ये क्या डीएनए टेस्ट जिसको हम लोग कह देते हैं, वही डीएनए और आरएनए की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर हम न्यूक्लिक अम्ल को ले लें, न्यूक्लिक अम्ल का अगर हम लोग एमोनी जल अपघटन करें,
एमोनी, बहुत सरल विधि बतला रहा हूं आपको, बिल्कुल बढ़िया टेक्निक है। कोशिश है कि आपको एक लाइन में याद हो जाए। एमोनी अब जल अपघटन, इसका मतलब क्या हो गया, NH3 वाला जल है, एमोनी जल अपघटन 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शंस होती है और ये न्यूक्लिक अम्ल टूट जाता है। अब किस में टूटता है, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड का भी अगर आप जल अपघटन करा दें, कौन सा, यही एमोनी जल अपघटन करा दें, मैं जल अपघटन लिख दे रहा हूं, NH3 जल अपघटन, तो ये टूट जाता है न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, और प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, इसे हम लोग कह देते हैं फॉस्फोरिक अम्ल में ये टूट जाता है। अब इस न्यूक्लियोसाइड का फिर से अगर आप जल अपघटन करा दें, कौन सा, वही एमोनी जल अपघटन करा दें, तो ये जल अपघटन कराने पर ये न्यूक्लियोसाइड दो भाग में टूटेगा। एक तो इसका नाम है शर्करा, शुगर, जिसे हम लोग कहते थे शुगर, और दूसरा है कार्बनिक क्षार या क्षारक भी कह देते हैं, क्षार भी कह सकते हो, क्षारक भी कह सकते हो, क्षार जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं। तो ये जो बेस है और ये शर्करा है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पे हमें तीन चीजें प्राप्त हुई। न्यूक्लिक अम्ल टूटा, ये तो जो टूटते जा रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, बाद बाकी देखिए जो नहीं टूट रहे, ये नहीं टूट रहा 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। बात क्या निकल करके आ गई कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किससे मिलकर के बना है, देखिए फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा और कार्बनिक क्षारक से। यहां पर जरा 1 मिनट के लिए समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई आपसे ये कह दे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, तो आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड शर्करा और कार्बनिक क्षारक से मिलकर के बनता है। क्या कहा हमने, न्यूक्लियोसाइड, पेपरों में पूछ देते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो आप क्या कहोगे, शर्करा और प्लस कार्बनिक क्षारक मिलकर के, देखिए मैं उल्टा निशान लेके चल रहा हूं, शर्करा और कार्बनिक क्षारक ये दो मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक अम्ल के साथ मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई। तो इसको जल अपघटन करके दिखला दिया गया कि कितने भाग से मिलकर के बना है, न्यूक्लिक अम्ल 3 भाग से मिलकर के बना है। देखिए फिर से मैं बतला दूं, फॉस्फोरिक अम्ल से, शर्करा से और कार्बनिक क्षारक से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और बिल्कुल से क्लियर रखिए इसको। नेक्स्ट, तो अभी आपने देखा 3 चीजों से मिलकर के बना है, न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों से मिलकर के बना है। पहला नंबर फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल की बात करते हैं यहां पर H3PO4 की। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर दिखलाता हूं। P सेंटर में लिख लीजिएगा, डबल बॉन्ड OH, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, ये फॉस्फोरिक अम्ल है। गिन लीजिए H के कितने हैं, 3 हैं, और ये हो गया फॉस्फोरिक अम्ल। दूसरा नंबर बात आती है शुगर, शर्करा। शर्करा की बात करते हैं हम लोग। शर्करा में भी 2 शर्कराएं हैं, एक तो है राइबोस शर्करा, और दूसरी है डी राइबोस शर्करा,
देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बतलाता हूं। और दोनों में अंतर बतलाते हैं आपको। H OH H OH H OH H CH2OH। जब ये OH ऊपर होता है तो इसको बीटा कह देते हैं। इसका नाम क्या होगा? बीटा डी राइबोस। याद रखना आरएनए में है। ये शुगर किस में होती है? आरएनए में। और डीएनए में कौन सी होती है? देखिए अंतर क्या आता है, देखिए यहां पर अंतर आता है। यहां पर आपने देखा HOH है, यहां पर इसकी जगह पर आएगा H एंड H, सिर्फ इतना अंतर है। HOH HOH HCH2OH। इसका नाम हो जाता है, देखो इसको जनरली तो हम लोग कह देते हैं बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। कुछ लोग बुक के अनुसार इस तरीके से लिखते हैं बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। तो आपने दो चीजें सीखी। एक तो आपने सीखा फॉस्फोरिक अम्ल, और दूसरा सीखा आपने शर्करा। शर्करा में मैंने आपको बताया कि ये जो बीटा डी राइबोस है ये किस में पाई जाती है? आरएनए में। और ये किस में पाया जाता है? डीएनए में। ये हमारी और आपकी अभी स्टार्टिंग है, ये ए पार्ट था। दूसरी बात आती है, दूसरा तो शर्करा हो गया, तीसरी बात आती है। तीसरा नंबर है कार्बनिक क्षारक या कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षारक इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है प्यूरिन्स, दूसरे हैं पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। देखिए हम लोग प्यूरिन्स की बात करते हैं, पहले प्यूरिन्स ले लेते हैं। अब प्यूरिन्स में भी कौन कौन से हैं? देखिए ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। इनके सांकेतिक अक्षर हैं ए और जी, ये ध्यान रखिएगा। इसका है ये और इसका है ये सांकेतिक अक्षर। अब पिरिमिडीन्स की बात करते हैं तो पिरिमिडीन्स में 3 क्षारक आते हैं। कौन कौन से आते हैं? थाइमीन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। देखिए ये है थाइमीन, ये हो गया यूरेसिल और ये हो गया साइटोसिन। ये टे है, साइटो, ध्यान रखना, साइटोसिन। अब देखिए प्यूरिन से बना है। अब प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर मैं यहां बनाता हूं। बहुत ध्यान रखिएगा, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है। इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एडेनिन। एडेनिन में कोई खास अंतर नहीं है। यहां पर अगर आप जब देखोगे तो एडेनिन में क्या है, यहां पर NH2 जुड़ा होगा, तो एडेनिन में NH2 जुड़ता है। बाद बाकी कोई अंतर नहीं होता है।
ये NH2 जुड़ा, इसका नाम है एडेनिन ए, इसका जो शॉर्ट नेम है वो है एडेनिन। अब दूसरा आ जाता है ग्वानिन। अब ग्वानिन की जब बात करते हैं तो ग्वानिन में भी ऐसा ही है, एक नंबर पे तो यहाँ, वैसे एक नंबर नहीं है, नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए नंबर ये स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी हाँ 6 7 8 एंड 9, ये नंबर है। लेकिन याद करने के लिए एक बार इन नंबरों को, तो ये तो है ऑफिशियली नंबर, लेकिन याद करने के लिए आप क्या करना कि एक नंबर दिमाग में सेट करना, क्योंकि हमें याद कर रहे हैं, याद करने की टेक्निक है। एक नंबर पे ऑक्सीजन और ये 3 नंबर, ये जो है ना जिसको 2 नंबर कहते हैं, इस पर जाकर के NH2 जोड़ना है, बस बन जाएगा आपका ग्वानिन। बुक में कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा रॉन्ग था, RBSC बोर्ड की बुक में, ये ध्यान रखना बच्चों, कोई बात नहीं, नेट पे टैली कर लेना। मैंने कहा कि यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, ये डबल बॉन्ड O लिख दिया, ये NH2 है ये लगा दिया, और ये NH लगा सकते हैं, और यहां पर N इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। इसको हम लोग कह देते हैं ग्वानीन, ग्वानीन जी कह देते हैं। तो बच्चों ये आपने देखा, ये प्यूरिन्स थे, ए और जी प्यूरिन्स हो गए। अब आ जाइए इस पे पिरिमिडीन्स पे। तो पिरिमिडीन बनाए पहले तो हम लोग। तो पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड था, ये स्ट्रक्चर और थोड़ा सा सरल है। एन ये पिरिमिडीन का है, ये पिरिमिडीन का है। इससे मिलते जुलते अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं थाइमीन का। थाइमीन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड O लगाइए। पहला काम याद करने का यही है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा दो। ये अब N की वैलेंसी कितनी होती है, 3, इसको भी संतुष्ट करना है हमें, इसको याद रखना। ये H हो गया। अब इसको गौर से देखो, डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 1 4, ये CH3 लगा दिया। अगर ये CH3 नहीं होता तो इसकी जगह H होता, जो साइलेंट भी दिखा सकते थे। किस तरीके से दिखला सकते थे, देखिए मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पर नाइट्रोजन की बैलेंसी जरा चेक कर लें, 1 2 3, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलती हो सकती है। ये संभावनाएं होती हैं, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। देखिए यहां पर H साइलेंट है, ये रहा H, डबल बॉन्ड O, और ये रहा H। देखिए यहां पर CH3 नहीं लिखा। अब ये हमने इसलिए ऐसा किया कि जिससे आपको एक लाइन में याद हो जाए। इसका नाम है थाइमीन T और इसका नाम है यूरेसिल। तो याद हो गया होगा आपको एक लाइन में। देखिए क्या अंतर आया, कैसे याद किया हमने। यहां पर NH2 लिखा था, यहां पर ऑक्सीजन लिख दिया, NH2 लिख दिया। देखिए इसको मूव किया, ऑक्सीजन आ गया। अब इस वाले में देखिए क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। सिर्फ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, CH3 का अंतर है। यहां पर H है जो साइलेंट है, दिखलाई नहीं दे रहा है, और यहां पर CH3 है, मैथिल ग्रुप है। इसका नाम है थाइमीन, इसका नाम है थाइमीन, और इसका नाम है यूरेसिल। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के हम अगला इसके बाद में साइटोसिन का स्ट्रक्चर बतलाते हैं। अब इसमें देखिए एक बैलेंसी, देखिए ध्यान नहीं रहा हमको, यहाँ पर याद आ गया हमको कि यहाँ पर बैलेंसी नाइट्रोजन के साथ में एक H जरूर जोड़ दें। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन की बैलेंसी को भी आप में मद्देनजर रखेंगे। अब साइटोसिन की बात अगर हम लोग करें तो साइटोसिन की बात करने से पहले मैंने आपसे कहा कि स्क्रीनशॉट ले लें, शायद आपने ले लिया होगा। साइटोसिन की बात करें, बिल्कुल ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर है जो ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है। सिर्फ अंतर क्या आता है कि NH2 यहां पर जुड़ा होता है,
इसमें जाकर के NH2 जुड़ा होगा। किस तरीके से जुड़ा होगा देखिए मैं दिखलाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड से ले रहे हैं, टॉपिक बड़ा है, टाइम कम लगे, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगाएंगे NH2 और जहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा था वहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे। यहाँ पर ये नाइट्रोजन की वैलेंसी सुनिश्चित करने के लिए N लगा देंगे। यहाँ पर CH3 था, CH3 लगा रहने दीजिए, ये लगा दीजिए और यहाँ पर H लगा दीजिए। अब आप N की वैलेंसी देखिए, यहाँ पर भी 1 2 3 हो रही है, यहाँ पर भी आप देखिए कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 1 4 हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, ये भी हो रही है। इसका मतलब ये संतुष्ट हो गए। इसको कह देते हैं साइटोसिन, साइटोसिन। अब आपने क्या क्या सीखा, अब आप लोगों ने सीख लिया, क्षारक सीख लिए, 5 क्षारक थे, 5 क्षारक सीख लिए, शुगर सीख लिया, शर्करा जिसको कहते हैं, और 1 नंबर पे आपने जो सीखा था यहीं लिख देते हैं, 1 नंबर पर सीखा था फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल याद होगा आपको, H3PO4 की बात कर रहे थे। तो 1 ये सीखा, 2 नंबर ये सीखा, 3 नंबर ये सीखा, शर्करा 2 थी, क्षारक 5 थे और फास्फोरिक अम्ल यहां पर H3PO4 था। अब यहां पर एक बात और मैं आपको बतला दूं, आग तीली से लगाओ, आग तीली से लगाओ। देखिए आग तीली से लगाओ, ये याद करने की कोई टेक्निक है, तीली से, आग तीली से लगाओ। इसका मतलब हमें याद हो गया AGTC, एडेनिन। देखिए मैं लिख देता हूं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, या भी लिख देते थाइमीन, या ई भी लिख देते, अपने हिसाब से लिख लेना आप। तो थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन, ये सभी पाए जाते हैं डीएनए में। तो वो मुख्य रूप से पेपरों में पूछ देता है डीएनए और आरएनए में बतलाएं, तो आप सिर्फ बतला सकते हैं क्षारक। देखिए शुगर वाले में आपने देखा था डीएनए और आरएनए में, तो शुगर वाले की बात अगर हम लोग कर दें जरा 1 मिनट के लिए, मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर सामने बना दूं जिससे आपको याद हो जाए। यहां पर H और OH था, ये था आरएनए में, और इसकी जगह पर आपने देखा था यहां पर H एंड H था, यानी ये बंद था इस कार्बन पर। ये किस में था, डीएनए में। दूसरा अंतर क्या आ गया, यहां पर आप देखिए डीएनए में तो क्या है, मैंने आपको याद कराया, आग तीली से लगी। आग किससे लगी, आग तीली से लगी। अब तीली से लगी, अगर हम यहां पर टी के जगह पर यूरेसिल ले लेते, यू ले लेते, खाली इतना अंतर किया, बाद बाकी सेम लिख दीजिए, CGA यानी आग उससे लगी, तो ये क्या बन जाता, RNA। तो आरएनए और डीएनए में क्या अंतर आ गया, यहां पर जो क्षारक है वो थाइमीन है और यहां पर जो क्षारक है वो यूरेसिल है, बाद बाकी सब सेम है, याद रखिएगा। तो AG सभी में है, दोनों में है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, और सिर्फ अंतर आता है इस वाले में, तो थाइमीन पाया जाता है, यहां पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये बात आपने देखी कि आपने क्षारक पढ़ लिया। तो अभी तक आपने टॉपिक क्या पढ़ा, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराने के पश्चात में आप चले गए शर्करा पर, फास्फोरिक अम्ल पर और क्षार पर। अब एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड, पेपरों में बहुत आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड की अगर हम लोग बात करें, अभी आप लोगों ने देखा था एक शर्करा थी और एक क्षारक था। अगर हम शर्करा और क्षारक को मिला दें, पहले क्षारक लिख देते हैं हम लोग, क्षारक को शर्करा के साथ मिला दें, एक एक, याद रखना एक एक, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एडेनिन, एडेनिन और शर्करा
राइबो सर्कलर ले लेते हैं, तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा, उसका नाम होगा एडेनोसिन। एडेनोसिन। अब देखिए क्या है, राइबो सर्कलर लीजिए, पहले मैं इसका न्यूक्लियोसाइड का एक फॉर्मूला बतला देता हूं, उसके बाद में लेते हैं, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये कोई शर्करा ले लिया आपने, राइबो शर्करा ले ली, HOH CH2OH, और यहाँ पर ये H है, और यहाँ पर हमें जोड़ना है एडेनिन। अब एडेनिन का फॉर्मूला क्या है, तो एडेनिन का फॉर्मूला हम अभी लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको बतला दूं, कॉमन बात जो है, ये सभी का सभी क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, याद रखना। अब यहां पर क्षारक एडेनिन की बात करें, तो इसके पहले जब आपने एडेनिन बनाया था, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपने बनाया था, याद है आपको। N, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए, ये एडेनिन है, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। किताब में थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसको पलट दिया, लेकिन आपकी समझ में आए इसलिए मैं स्ट्रक्चर को सीधा लिखूंगा, ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो हमने ले लिया शुगर, ले लेते हैं शुगर। ये शुगर ले लिया, HOH, ये रहा H, और एक बार लिखता हूं OH, एक बार के लिए लिख रहा हूं, गलती मत कर जाना, CH2OH। अब ये क्षारक को लिख देते हैं ऊपर की तरफ, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, इसकी सीध में इसको लिखते हैं और इसको पलट देते हैं, लेकिन हम पलट नहीं रहे जिससे आपको याद रह जाए। ये रहा, देखिए ये रहा H से जुड़ा है N, एक N और ऊपर, देखिए एक N और ऊपर, ये देखिए, चाहे तो बुक के अनुसार लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड इधर करके ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें गौर से देखिए, ये देख रहे हो आप, NH2 बैलेंस कर देते हैं, जैसे उसमें बैलेंस था उसी तरीके से हमने यहां पर भी इसको बैलेंस कर दिया। अब देखिए यहां पर ये H, ये आ गया, ये OH। अब होगा क्या, यहां पर ये H और OH ये टूटेगा, अब टूट करके क्या बनेगा, ये सीधा इसके साथ जुड़ेगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकाल दें हम लोग, H2O निकाल दें, और H2O निकाल करके इसका स्ट्रक्चर सीधा इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ, N के साथ जुड़ जाता है। यह बात आपकी समझ में आ गई। इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में भी हमने आपसे क्या कहा, इसका नाम है एडेनोसिन। क्या नाम है, एडेनोसिन नाम का न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। यह बात आपकी समझ में बहुत बेहतर से आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लो, क्षारक जुड़ जाए, क्षारक ये मैंने जोड़ दिया, ये एडेनिन था और ये आपका शर्करा था, राइबो शर्करा था, और दोनों जुड़ करके एडेनोसिन का निर्माण करते। तो यहां पर ये शर्करा का निर्माण हो गया। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात कर दें, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, टाइड बिल्कुल सिंपल है, जैसे उसमें समझाया है उसी तरीके समझा देते। न्यूक्लियोसाइड में H3PO4 जोड़ दीजिए आप। तो जब फास्फोरिक अम्ल जोड़ोगे तो क्या होगा, देखिए न्यूक्लियोसाइड, अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बतला रहा हूं, एग्जाम्पल पिछले भी ले सकते हो, क्षारक भी पिछला ले सकते हो। ये HOH, देखिए ये H
और यहां पर आपने एडेनिन जोड़ा था, हम यहां पर क्षार लिख देते हैं। अब क्षार के रूप में चाहे एडेनिन हो, ग्वानिन हो, जो भी आप क्षार चाहे वो जोड़ सकते हैं यहां पर। तो एडेनिन मान लीजिए आपने पीछे लिखा था, वही का वही स्ट्रक्चर आप यहां पर भी लिख सकते थे, एन लगा देते और फिर उठा करके डबल बॉन्ड इसके साथ जोड़ करके, और ये इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते थे। ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते थे, आपकी इच्छा है। सरल बनाना चाहते हो सरल लिख देते, कठिन बनाना चाहिए कठिन के रूप में लिखना तो कठिन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा एग्जाम पे लिखना तो ऐसे ही लिख दो, नहीं तो मेरी समझ से तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दो, बहुत शॉर्ट तरीके से क्षार लिख दो, जब तक कि उसकी कोई खुद की रिक्वायरमेंट ना हो। अब देखिए यहां पर ये H, अब यहां पर क्या था CH2OH, अब आपने क्या जोड़ा, देखिए P डबल बॉन्ड OH OH एंड OH। देखिए मैं आपको दिखलाता हूं, यहां पर OH इसके H के साथ, भाई एसिड है, एचाइन देगा आसानी से, एचाइन दिया इसने, क्या बना ये, देखिए H2O निकल गया, निकाल देते हैं H2। देखिए स्ट्रक्चर दो बार नहीं बनाना पड़ेगा, H2O निकल गया, इसको उठाइए, जुड़ गया। अब ये जुड़ गया, अब ये क्या बन गया भाई, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको थोड़ा सा पास में लिख लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए इसको O को थोड़ा सा और ले जाओ और थोड़ा सा पास में लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो डायरेक्ट लिख सकते थे, मैंने आपको दिखलाया कि H2O निकल गया, इस तरीके से आपका बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब आ जाइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसा नाम, पॉली का मतलब बहुत से, न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर के, बहुत से न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा फॉस्फोडाइएस्टर बंध है। अब इसमें भी एक H निकल जाएगा, तो ये 4 इसके और एक H रहेगा, इसको कह देते फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। इसके द्वारा जुड़ करके संयुक्त होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक का निर्माण करते। मैं एक सरल तरीके से बतलाता हूं। अभी आपने सीखा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड ले लीजिए, दो न्यूक्लियोटाइड ले लिए भाई, H OH H H OH H, ये हो गया CH2 P। अब P से जुड़ा था, आपको याद है ना, OP, बीच में O आया था, O क्योंकि H2O निकला था। P, थोड़ा इसे जगह बना दें सिंगल बॉन्ड के बीच में, P डबल बॉन्ड इधर लिख दो, O चाहे इस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो आप सोचे कि क्या हो गया ये, OH एंड OH। अब देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आपने दो ले लिए, यहां लिखता हूं, दो न्यूक्लियोटाइड लिए समझाने के लिए।
अब देखिए यहां पर मैंने जगह छोड़ रखी है, अभी इसमें भी जगह छोड़ी हुई है, अभी मैं बतलाता हूं आपको। H CH2 CH2 O P OH OH डबल बॉन्ड O। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या था, यहां पर क्षारक थे, क्षारक वन, क्षार वन या क्षारक वन, क्षारक टू, क्षार टू, ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया, क्षार वन और क्षार टू। ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड। देखिए क्या करेंगे, इसको लेंगे आप, क्या निकल गया, H2O निकल गया। H2O निकलते ही यहां पर क्या बना, H2O निकलते ही यहां पर बन गया, देखिए यही स्थिति यहां पर होगी, यही स्थिति ऊपर की साइड भी होगी। ये जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा RNA। ये सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड थे, RNA। अगर मैं यहां पर जो बात ये लिख रहा था, अगर मैं यहां पर क्या करता, इनको जोड़ दिया हमने, अगर मैं यहां पर H और H लिख देता, शेष सभी चीज सेम लिखता, बिल्कुल एक जैसी, ऊपर नीचे, खाली इनमें अंतर आता। देखिए यहां पर अंतर आता, H H H, ये क्षारक, क्षार वन, क्षार टू, एक जैसी भी हो सकती है, क्षार टू, क्षार वन। अब ये H OH H, अब यहां पर जो सेम स्ट्रक्चर है ना, H, ये हो गया CH2 O P OH OH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये रहा H, H के साथ जुड़ गया जाकर के, ये देखिए H CH2 O P OH OH डबल बॉन्ड O। और यहां पर आप देखेंगे ये भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से ये हट जाएगा और हट करके ये भी इसी तरीके से बढ़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, DNA। बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, ये DNA और RNA, इनके अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब DNA का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी दोहरी कुंडली वाला स्ट्रक्चर बनता है, तो इस स्ट्रक्चर को भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये जुड़ा होता है, क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा, आज का जो टॉपिक था DNA और RNA, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यही अपने कैरेक्टर के लिए, मनुष्य के लिए या जीवों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपने आज पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल, आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।